हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज के वीडियो में हम 9th ऑफ जून से 15th ऑफ जून तक जो भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज़ थी उनको कवर करने वाले हैं। इसके अलावा जो भी इकोनॉमी टर्म्स थी और करंट अफेयर्स का पार्ट थी उनको भी आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पर्टिकुलर ये वीडियो आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए तो यूजफुल है ही, इसके अलावा अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे इकोनॉमी पूछी जाती है उन सब के लिए भी यूजफुल सेशन रहने वाला है। तो अगर आपके कोई भी फ्रेंड जो इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनके साथ लिंक को शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी बहुत आसान भाषा में बहुत इजी तरीके से बैंकिंग टर्मिनोलॉजी को सीख सके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली न्यूज है हमारे पास, आरबीआई कंडक्ट ₹44,430 करोड़ रुपीज VRRR ऑक्शन टू द एब्जॉर्ब लिक्विडिटी। तो यहां पर ये तो समझ में आ रहा है कि आरबीआई ने किसी ऑक्शन को कंडक्ट किया है और मार्केट का जो पैसा था, जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी थी, उसको एब्जॉर्ब करने का काम किया है, जिसका अमाउंट 44,430 करोड़ रुपीस था। लेकिन यहां पर लिखा है VRRR ऑक्शन। अब ये क्या टर्म होती है इसको हम सीखते हैं। तो इस टर्म को सीखने के लिए आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। हम सभी को पता है कि यहाँ पर एवरी 4 मंथ्स में आप देखेंगे, 3 मंथ्स 4 मंथ्स में आरबीआई की मीटिंग होती है, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये बोथ जो है वो इंटरेस्ट रेट है। दोनों की दोनों क्या है, आपके इंटरेस्ट रेट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई बैंक है, मान लेते हैं एसबीआई बैंक है और एसबीआई को पैसों की जरूरत है, मनी की रिक्वायरमेंट है, तो किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई से बोरो करेगा मनी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप आरबीआई से पैसा उधार लोगे तो बदले में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना होगा। तो यहाँ पर ये जो कमर्शियल बैंक आरबीआई से जब पैसे बोरो करते हैं और बदले में जो इंटरेस्ट रेट पे करते हैं उसे हम रेपो रेट कहते हैं। और रेपो रेट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है, जो कि एक फिक्स्ड रेट होता है। राइट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन्स मनी टू कमर्शियल बैंक। इसी का अपोजिट होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, जब किसी कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी हो जाता है तो आरबीआई बोलता है कि आप अपने पैसे को मेरे पास रखवाइए और बदले में मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब आपका जो आरबीआई है, वो बोरो करता है मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक और कमर्शियल बैंक को बदले में इंटरेस्ट पे करता है, जिसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो ये जस्ट उल्टा हो जाता है आपका रिवर्स रेपो रेट। एंड रिवर्स रेपो रेट भी आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है, जो कि फिक्स्ड होता है। यहां तक तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं वेरिएबल रेपो रेट के बारे में। अब ये VRR क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। अब मान लेते हैं यहां पर आरबीआई को समझ में आता है कि बैंक्स को लोन की रिक्वायरमेंट है। आरबीआई देख रहा है कि बैंकों के पास पैसा नहीं है, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, तो आरबीआई सोचता है चलो मैं बैंक्स को लोन डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। तो सभी बैंक्स के पास जाता है और कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं 10,000 करोड़ रुपीस का लोन डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और ऑक्शन रखा है मैंने, आप सभी लोग ऑक्शन में आइए और जिसको जितना लोन चाहिए है आप ले जा सकते हो। तो सभी बैंक्स आ जाते हैं। एसबीआई कहता है कि मुझे 5,000 करोड़ रुपीस का लोन चाहिए, वहीं एचडीएफसी बैंक कहता है कि मुझे 10,000 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। ऐसे सभी बैंक्स आके अपने ऑक्शन में बिडिंग करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन अब आरबीआई ने डिसाइड किया है कि हम केवल 10,000 करोड़ रुपीस के ही लोन को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो जिसकी बिडिंग ज्यादा होगी, जो रेपो रेट से ज्यादा रेट पर इंटरेस्ट पे करने को रेडी है, तो आरबीआई उसे लोन प्रोवाइड कर देगी। इसलिए इसे हमने क्या कहा है, वेरिएबल रेपो रेट कहा है, जो कि रेपो रेट से ज्यादा होता है और उस रेपो रेट से ज्यादा पे आरबीआई बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये ऑक्शन के जरिए होता है, इसलिए इसे हम वेरिएबल रेपो रेट कहते हैं। ऑक्शन के जरिए ये काम किया गया। डन इतनी चीजें। चलिए, अब यहां पे होता है आपका एक और टर्म विच इज VRR, मतलब वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। अभी रिवर्स रेपो रेट क्या होता है सुन लेते हैं इसको। ठीक है, अगेन मार्केट में जब लिक्विडिटी ज्यादा है, तो मार्केट में अगर पैसा ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे इसको एब्जॉर्ब करने की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर भी आरबीआई क्या करता है, एक ऑक्शन कंडक्ट करता है और सभी बैंक्स को बोलता है कि आपके पास जो सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है आप मेरे पास रखवा दो और मैं रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा रेट पे आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो यहां पर जो VRR होता है इसकी वैल्यू रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होती है लेकिन रेपो रेट से कम होती है। इस बात को याद रखना, इनके बीच में आपको यहां पर इसका इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पे यही बात बोली गई है कि VRR ऑक्शन के जरिए आरबीआई ने 44,000 करोड़ रुपीस को एब्जॉर्ब किया है अलग अलग कमर्शियल बैंक से। तो ये थी आपकी सिंपल सी न्यूज।
ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट 2 वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन टोटलिंग 40,430 करोड़ रुपीस एमिंग टू एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने 6.48% इंटरेस्ट पे करके लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो 6.48% है, क्योंकि आपका रेपो रेट चल रहा है, रेपो रेट है 6.5%, तो रेपो रेट से कम और रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा आप देखोगे कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को पे कर रहा है। डन, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है, आरबीआई ने लॉन्च किया है ग्लोबल हैकाथॉन हरबिंजर 2024 टू कॉम्बैट फाइनेंशियल फ्रॉड। एवरी ईयर कंडक्ट होता है और ये 3rd एडिशन है, तो ये 3rd नंबर का आपका हैकाथॉन देखने को मिलेगा, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई कंडक्ट करता है। और नाम क्या है इस हैकाथॉन का? तो इस हैकाथॉन का नाम है हरबिंजर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग स्टार्टअप है, अलग अलग इनोवेटर से आते हैं और यहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना है, किस तरीके से आप फाइनेंशियल फ्रॉड्स को एड्रेस कर सकते हो और फाइनेंशियल जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको कम कर सकते हो, रोक सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपना इनोवेशन करना होता है। तो यहाँ पर जो इनोवेशन की थीम है, मतलब आप इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करोगे तो यहाँ पे 2 थीम है और उन थीम पे बेस्ड ही आपको इनोवेशन करने हैं। कौन कौन से थीम है? तो जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड एंड बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली। और जो यहाँ पे प्राइज मनी है, तो आप देखेंगे विनर को 40 लाख रुपए दिया जाएगा इन ईच प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हर एक प्रॉब्लम कैटेगरी में। डन। SEBI Security and Exchange Board of India wins बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड इन द एशिया पैसिफिक। तो एशिया पैसिफिक में अच्छे तरीके से रेगुलेट, मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड किसको मिला है? सेबी को मिला है। ठीक है, ये अवार्ड आप देखेंगे हांगकांग में एक सेरेमनी हुई थी, वहां पर इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और सेबी के जो फुल टाइम मेंबर है कमलेश चंद्र, उन्होंने इस अवार्ड को रिसीव करने का काम किया है। कुछ समय पहले सेबी ने T+1 सेटलमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया था। T+1 सेटलमेंट साइकिल को भी इंट्रोड्यूस करने का काम किसने किया था? सेबी ने किया था। ओके, सेबी के बारे में बात करते हैं तो सेबी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसका फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1992 में अंडर द सेबी एक्ट 1992 किया है और ये हमारी सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है, या कह सकते हो कि कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाली रेगुलेटरी बॉडी आपकी सेबी है। एंड चेयरमैन कौन है? तो आप देख सकते हैं मधुरीपुरी बुच आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए, अगला टर्म है ड्यूटी ड्रॉबैक। रिसेंटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आपका CBIC, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने रिसेंटली इनिशिएट किया है कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्बर्स करेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट को डायरेक्टली, जो भी एक्सपोर्टर्स है उनके बैंक अकाउंट में हम इस फंड को ट्रांसफर कर देंगे अंडर द सेक्शन 75 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962। ठीक है, तो ये तो इन्होंने फैसला लिया है इसलिए न्यूज में है। अब ये ड्यूटी ड्रॉबैक होता क्या है इसको हम समझ लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी कंट्री से किसी भी रॉ मटेरियल को परचेस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, या कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हो, इंपोर्ट करते हो अदर कंट्री से, तो आपको उस पर इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। क्या देना पड़ता है? इंपोर्ट ड्यूटी आपको देनी पड़ती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब कोई कंपनी है इंडिया की, और इंडिया की वो कंपनी जो है वो टीवी मैन्युफैक्चर करती है, तो टीवी मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको CRT और अदर डिस्प्लेस की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उसने अमेरिका से क्या किया? इंपोर्ट किया। और जब यहाँ पर रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी ने इंपोर्ट ड्यूटी दे दी। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल लिया था, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया एंड प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको एक्सपोर्ट किया, तो अगेन इसको ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो इसको देखो, रॉ मटेरियल पे भी ड्यूटी देनी पड़ रही है एंड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद भी ड्यूटी देनी पड़ रही है। तो ये दो बार जो इसको टैक्सेस पे करने हो रहे हैं, जो एक्स्ट्रा टैरिफ पे करना पड़ रहा है, इससे बचाने के लिए यहाँ पर ड्यूटी ड्रॉबैक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली रिबेट मिलती है, जो एक बार की ड्यूटी है वो आपका गवर्नमेंट पे कर देगी, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है? रिबेट मिलती है। अगर आप रॉ मटेरियल से किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर उसको आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में आपको क्या मिलता है? रिबेट मिलता है। तो यही जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मोड से डायरेक्टली जो एक्सपोर्टर है या जो मैन्युफैक्चरर है उनके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने कही है। डन। चलिए, नेक्स्ट है इंडिया एक्सिम बैंक ओपन नैरोबी ऑफिस टू बूस्ट ईस्ट अफ्रीका ट्रेड। एक्सिम बैंक क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को हम एक्सिम बैंक कहते हैं।
एग्जिम बैंक की कई सारी ब्रांचेस हैं, ऐसा नहीं है कि ओवरसीज ब्रांचेस नहीं है, पहले भी कई सारी उनकी ओवरसीज ब्रांचेस हैं, लेकिन रिसेंटली नैरोबी में इन्होंने अपना एक ऑफिस ओपन किया है। एंड नैरोबी में जो कई सारे मतलब आपका जो ईस्ट अफ्रीका नेशन है उस पर्टिकुलर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कई सारे लोन प्रोवाइड करने का काम एग्जिम बैंक करेगा, जिससे आप देखोगे कि बिजनेस ग्रो होगा अफ्रीका रीजन में। इसलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एग्जिम बैंक ने अपनी नई ऑफिस को ओपन किया है, कहां पर, नैरोबी में। ठीक है, अभी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इसका फॉर्मेशन 1982 में हुआ था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आपको हर्षा बांगरी देखने को मिलेंगी, हर्षा बांगरी। डन। नेक्स्ट है आरबीआई परमिट ऑटोमेटिक रिप्लेनिशमेंट ऑफ द यूपीआई लाइट वॉलेट। तो आप लोग ने यूपीआई के बारे में तो जरूर सुना होगा। ठीक है, यूपीआई के बाद एक और आता है यूपीआई लाइट, जो कि एक वॉलेट है जिसमें आप रिचार्ज करते हैं और जो स्मॉल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे कि पानी पूरी खाने चले गए, मार्केट में कोई सामान लेने चले गए, तो यहाँ पर आप विदाउट पिन यहाँ पे स्मॉल ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं यूजिंग द वॉलेट, जिसे हम यूपीआई वॉलेट कहते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो यूपीआई वॉलेट की जो लिमिट होती है पर डे की, वो 2000 रुपीज की होती है। तो 2000 रुपीज आप पर डे ट्रांजेक्शन कर सकते हो अपने इस वॉलेट से, और इस वॉलेट को आप समय समय पर रिचार्ज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो आपका मैक्सिमम सिंगल अमाउंट की लिमिट है, वो 500 रुपीज होती है। तो पर डे आप 2000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हो यूपीआई लाइट वॉलेट से, और मैक्सिमम अमाउंट एक बार में ट्रांसफर कर सकते हो 500 रुपीज का। तो आप कह सकते हो कि यूपीआई लाइट एक यूपीआई का एक लाइटर वर्जन है। ठीक है, जो कि आपके स्मॉल ट्रांजेक्शन्स के लिए रेडी किया गया है, जिसमें आप विदाउट पिन इजीली ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हो। तो डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए यूपीआई लाइट वॉलेट को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे बोला है कि आप इसे ऑटोमेटिक रिप्लेनिशमेंट कर सकते हो, मतलब यूपीआई वॉलेट में आपने एक लिमिट सेट कर दी कि मेरे अकाउंट में अगर 100 रुपीज बचता है तो ऑटोमेटिकली 2000 रुपीज मेरे बैंक अकाउंट से मेरे वॉलेट में आ जाए। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली इसे रिचार्ज भी कर सकते हो। तो ये नई फैसिलिटी रिसेंटली आरबीआई ने इंट्रोड्यूस की है। ठीक है, इतनी चीजें, बस यही बात थी। यूपीआई लाइट को 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द एनपीसीआई। ओके, नेक्स्ट है मूडी मेंटेन स्टेबल आउटलुक ऑन 3 इंडियन पीएसयू बैंक रेटिंग। तो यहाँ पे मूडी जो है वो यहाँ अलग अलग जो बैंक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली कि उनका एनपीए कितना है, कितना ग्रोथ रेट है, कितना आपने लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पैरामीटर्स यहाँ पे बैंक्स की रेटिंग की जाती है बाय द मूडी। आप देख सकते हैं AAA, AA, आपका BA, ये कुछ आपकी रेटिंग्स है जो मूडी प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर BAA का मतलब होता है कि मीडियम ग्रेड, मतलब आप एक मॉडरेट क्रेडिट रिस्क में हो। C का मतलब होता है कि आपका जो बैंक है वो डिफॉल्ट होने की कगार पे है, मतलब हैवी रिस्क कंडीशन में आपका बैंक है, सिंपल सी बात है। तो इसके आधार पे यहाँ पे मूडी रेटिंग करता है। तो रिसेंटली BAA3 रेटिंग बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक को दी है किसने, मूडी ने, टू मेंटेनिंग स्टेबल आउटलुक। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि आप प्रॉफिटेबल है, आपका जो नॉन परफॉर्मिंग लोन रेशियो है वो भी डिक्लाइन हुआ है, और आप एक मीडियम रिस्क कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट रिलीज 1.39 लाख करोड़ रुपीस टू द स्टेट अंडर द डिवोल्यूशन मैकेनिज्म। अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्सेस इंपोज करती है, जैसे कि जीएसटी है, इनकम टैक्स है, ये सारा कलेक्शन किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है फिर जो कलेक्ट आपका टैक्स है इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है किसके बीच में, स्टेट के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा 15 नंबर का फाइनेंस कमीशन था, 15 नंबर का फाइनेंस कमीशन जिसको हेड कर रहे थे एनके सिंह, तो उनकी रिकमेंडेशन से यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि आपका जो टोटल टैक्स कलेक्शन है उसका 41% आप स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे अंडर द डिवोल्यूशन मैकेनिज्म। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इसलिए 1.39 लाख करोड़ रुपीस यूनियन गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं, किसको, स्टेट गवर्नमेंट्स को। सबसे ज्यादा पैसा किसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश को दिया गया है 25,000 करोड़ रुपीस। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फंड रिलीज किया गया है। ठीक है, डन। नेक्स्ट,
SBI General Insurance withdraw Arog Plus policy with effect from the 1st of October. Recently SBI General Insurance Company ने कहा है कि हमारी जो आरोग्य प्लस पॉलिसी थी उसको हम यहाँ पे विथड्रॉ कर रहे हैं, इसको हम कैंसिल कर रहे हैं या खत्म कर रहे हैं और ये इफेक्ट में आ जाएगी 5 अक्टूबर से। एक्चुअली यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है, जो आपकी IRDAI की रिक्वायरमेंट है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कोई चेंजेस करती है, किसी पॉलिसी को विथड्रॉ करती है, कैंसिल करती है, तो आपको एडवांस में जो हमारे कस्टमर हैं उनको इंटीमेशन देना होगा और 90 डेज पहले आपको ये इंटीमेशन देना होगा। तो इसलिए 90 डेज पहले इन्होंने इंटीमेट किया है कि हम 5 अक्टूबर से ये जो आरोग्य प्लस पॉलिसी है इसको खत्म कर देंगे। इसके अलावा जो कस्टमर है उनको ऑप्शन दिया है कि ऑलरेडी जो अलग अलग दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है एंड अदर इंडिविजुअल जो पॉलिसीज है, आप उसको मतलब उसमें कन्वर्ट हो सकते हो, माइग्रेट हो सकते हो, उस पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकते हो। ये बात यहाँ पे कही है। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक, चलिए तो क्वेश्चन क्या है। इन जून 2024 मूडी रेटिंग affirmed the Baa3 rating to which among of the following Indian public sector बैंक। तो 3 बैंक्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, याद कीजिए कौन कौन से। पंजाब नेशनल बैंक था, बैंक ऑफ बड़ौदा था और कौन सा था, कैनरा बैंक। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पंप एंड डंप। तो यहां पे इसका क्या मतलब होता है इन द टर्म्स ऑफ सेबी और स्टॉक मार्केट। रिसेंटली सेबी ने 11 इंडिविजुअल्स पे 11 पर्सन्स पे 7.75 करोड़ रुपीस की पेनाल्टी इंपोज की है अंडर द पंप एंड डंप स्कीम। तो ये पंप एंड डंप स्कीम क्या होती है तो देख लेते हैं। अ मेथड यूज बाय द कंपनीज टू इशू एडिशनल शेयर टू रेज कैपिटल फॉर द बिजनेस एक्सपांशन। नहीं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है अ टेक्टिक वेयर द प्राइस ऑफ स्टॉक इज आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड थ्रू द फॉल्स इंफॉर्मेशन leading to the inflated prices followed by the sell off and causing investor loss। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो बेसिकली होता क्या है, कोई भी इन्फ्लुएंसर यहाँ पर मार्केट में आता है और बोलता है कि XYZ कोई कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी है और इस पे मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप भी इन्वेस्ट कीजिए, इसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो अलग अलग रिटेल इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते हैं और जब यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो वो पर्टिकुलर जो पर्सन था जिसने लोगों को इन्फ्लुएंस किया था बाय द व्हाट्सएप, बाय द टेलीग्राम और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो अपने प्रॉफिट को निकाल लेता है और इस तरीके से वो कंपनी डूब जाती है। तो दूसरे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉस होता है, इसलिए इसे हम पंप एंड डंप स्कीम कहते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है ना, एक टैक्टिक्स होती है जिसमें स्टॉक के प्राइसेस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया जाता है और मिसलीड किया जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स को। ठीक, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। अभी मैंने आप लोगों को वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो डिस्कस किया था, इसके ऑप्शन के बारे में डिस्कशन किया था। इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इस पर्टिकुलर वीक में हमको इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज देखने को मिली, आपको कई सारे नए टर्म्स भी सीखने को मिले होंगे। आई होप सो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। सो टेक केयर।